आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो सिग्नल्स मिलते हैं हमें थ्रू नर्व्स वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं या फिर किस तरीके से उनमें कंडक्शन होती है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र होती है, और उसके बाद किस तरीके से हमारा ब्रेन उनके लिए सिग्नल्स भेजता है या फिर रिस्पॉन्स भेजता है। तो ये हम करेंगे थ्रू दिस डायग्राम। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का डायग्राम है आपका। मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। दिस इज़ द सेल बॉडी, लॉन्ग एक्सोन, और इसके ऊपर माइलिन शीट होती है और मे बी नहीं भी हो सकती है। एक्सोन के जो एंड्स होते हैं वो टर्मिनल एंड्स होते हैं। इनकी जो एंड्स होती है इनके पास प्रेजेंट होती हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते थे? न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो सेल बॉडी होती है उसके आउटसाइड्स जो ब्रांचेस निकली हुई होती हैं उन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। These are the dendrites. तो जो आपका एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है इस तरीके से साइनेप्टिक नोब से डेंड्राइट्स जुड़े होते हैं, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे आप साइनेप्स कहते हैं। द गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स। एक जो साइनेप्टिक वेसिकल्स आपके एक्सोनल एंड्स में प्रेजेंट होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती है और वो दूसरे न्यूरॉन में पहुंचते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे किस तरीके से कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का, यानी कि जब कोई सिग्नल मिलता है तो कैसे आगे की तरफ प्रोसीड करता है और क्या क्या उस वक्त चेंजेस आते हैं। नॉर्मली एक न्यूरॉन से ही दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो एक्सोन होता है, अगर हम एक्सोन की मेम्ब्रेन को देखें, एक्सोन की मेम्ब्रेन को जब हम देखें तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ आयंस की एंट्री अलाउड होती है और कुछ की एंट्री नहीं अलाउड होती है। ये डिपेंड करता है कि जो न्यूरॉन है उस वक्त रेस्टिंग स्टेट में है या फिर वो स्टिमुलस आगे प्रोसीड कर रहा है। जैसे ये है एक्सोन, जो उसी की मेम्ब्रेन है। जो मेम्ब्रेन होती है इसकी एक्सोनल मेम्ब्रेन, उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है एक्सोप्लाज्म। इनसाइड एक्सोप्लाज्म एट रेस्ट, यानी कि जब कोई भी या फिर किसी भी तरह का स्टिमुलस सिग्नल या फिर इम्पल्स नहीं मिलता है उस वक्त क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है इस पर कुछ चैनल्स होते हैं या फिर हम इन्हें गेट्स बुला सकते हैं। ये गेट्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एंट्री आयंस की। सोडियम पोटेशियम की अलग अलग गेट होते हैं। सोडियम का गेट ये होता है मान लेते हैं, और ये पोटेशियम का गेट है। तो ये सिर्फ अपने ही पर्टिकुलर आयंस की ही एंट्री अलाउ करते हैं। सेकेंडली रेस्ट फेज पे क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है सिर्फ पोटेशियम आयन के लिए, यानी कि सिर्फ पोटेशियम आयंस की ही एंट्री अलाउ करती है, सोडियम आयंस को नॉट अलाउड करती है। इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयंस, परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो आउटर सरफेस है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इसकी इनर सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ड्यू टू दिस चार्ज ये जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होती है, यानी कि रेस्टिंग फेस में न्यूरॉन जब कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है उस वक्त एक्सोनल मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड कहा जाता है। दिस इज़ द रेस्टिंग फेज। और जो पोटेंशियल इस टाइम पे फॉर्म होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द resting plasma membrane is called resting potential.
ये तो तब की बात है जब किसी भी तरीके का इम्पल्स या फिर सिग्नल्स आगे की तरफ कंडक्ट नहीं हो रहा है, एट रेस्ट पर है, तो इस तरीके की आपको कंडक्शन मतलब कि आयंस की कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। ड्यू टू दिस आयन कंसंट्रेशन एक आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी फॉर्म होता है। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस अप्लाइड किया जाता है, मान लेते हैं ये है हमारा जो हमने मार्क किया हुआ है साइट ए, इस साइट पे स्टिमुलस अप्लाई किया गया, और जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है उस वक्त क्या होता है, जो ये मेम्ब्रेन है ये परमेबल हो जाती है सोडियम आयंस के लिए, यानी कि सोडियम आयंस की एंट्री को अलाउड करती है, और इम्परमेबल हो जाती है पोटेशियम आयंस के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम आयंस है वो अंदर की तरफ आएंगे, और जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर एक और बात, एक बार में जो हमारा ये आयनिक ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, इनका अंदर आना और बाहर जाने से इन वन टाइम 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक बारी में ही 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम आयंस मूव करते हैं। तो जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई होता है, मान लेते हैं इस साइड पे अप्लाई हुआ है, तो चेंजेस हो जाएगा बिल्कुल रिवर्स। अंदर की तरफ सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और बाहर की तरफ पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसी के साथ साथ क्या होगा, जो चार्जेस थे वो भी रिवर्स हो जाएंगे। तो इस टाइम पर जो पोटेंशियल फॉर्म होता है वो होता है एक्शन पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across the plasma membrane at that site, A site is called action potential। इसे नर्व इम्पल्स भी कहा जा सकता है। और ये जो स्टेट होती है बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द चार्जेस, ये होती है डीपोलराइज स्टेट। जो डीपोलराइज स्टेट होती है बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। इस टाइम पे बहुत फास्टली जो इम्पल्स का कंडक्शन है बहुत तेज़ी से होता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है इनकी, कि वो आगे की तरफ मूव करती है। तो जैसे ही इम्पल्स जो है साइट ए पर अप्लाई होती है, उसके बाद वो आगे की तरफ जाती है। मान लेते हैं ये है हमारा साइट बी। तो जब भी कोई इम्पल्स साइड बी की तरफ जाएगी तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इम्पल्स इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली इधर की साइड जो है हमारे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बाहर की तरफ हमारी पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बी साइड की हम बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा, चार्ज चेंज होगा। चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सोडियम आयन अंदर की साइड है तो अंदर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज। सेम अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ अप्लाई होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्टेट साइड थी साइड ए से साइड बी की तरफ जो गया है, ये हमारा साइड ए था और ये है हमारा साइड बी। तो यानी कि साइड ए से साइड बी की तरफ इम्पल्स की कंडक्शन हुई है, उससे चेंजेस हुए। ये वाली साइड अब जो है डिपोलराइज्ड हो गई। लेकिन जो ये वाली साइड है जहाँ से इम्पल्स आगे की तरफ बढ़ा है, ये वाली साइड इस वक्त होगी रीपोलराइज्ड, क्योंकि जैसे ही नर्व फाइबर फिर से अपने इंटरनल जो चार्जेस थे नेगेटिव चार्ज को फिर से गेन करना शुरू करेगा, तो ये स्टेट हो जाएगी रीपोलराइज्ड। तो इसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसमें फिर से आपको यही वाले चेंजेस देखने को मिलेंगे कि जो सोडियम आयंस थे वो तो बाहर की तरफ होंगे पहले की तरह, रीपोलराइज स्टेट की बात कर रहे हैं हम, और जो आपके पोटेशियम आयन है वो अंदर की तरफ होंगे, मोर ज़्यादा अंदर की तरफ, बाहर भी होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, रेयर। और चार्जेस अंदर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज फिर से
रीपोलराइज स्टेट पहले होगी, टोटली ये पोलराइज नहीं होगा। इस तरीके से ये साइड ए से साइड बी की तरफ कंडक्शन हुआ है, यानी कि अगर हम चार्जेस को देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो था फिर से यहाँ पर मेंटेन हुआ है, और यहाँ पर जो जिस साइड पे इम्पल्स अप्लाइड किया गया है उसमें ये वाली साइड होगी डीपोलराइज, और जो ए साइड पे जो पहले डीपोलराइज हुई थी वो हो जाएगी रीपोलराइज। तो इस तरीके से जो नर्व है उसमें इम्पल्स की कंडक्शन होती है कि एक साइड से दूसरे साइड किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है उसको और देख लेते हैं। सीन यही है, ये देखिए साइड ए सोडियम आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हो गया है इस साइड पे अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये वाली स्टेट कौन सी हो जाती है? डीपोलराइज। और बाकी की स्टेट आप देख रहे हो रेस्टिंग में है, पॉजिटिव चार्ज बाहर है और नेगेटिव चार्ज अंदर है। लेकिन जब ये वाला इम्पल्स यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, जब ये इधर जाता है तो ये वाली स्टेट हो जाती है आपकी पोलराइज्ड, और जिस स्टेट से इसने मूव किया है जो ए साइड थी आपकी, ये हो जाएगी आपकी रीपोलराइज्ड। पहले रीपोलराइज्ड होगी, आफ्टर सम टाइम ये फिर से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी। तो रेस्टिंग स्टेट, पोलराइज स्टेट और लास्ट में रीपोलराइज स्टेट। तो इस तरीके से आपका रेस्टिंग स्टेट में आयंस का क्या कंसंट्रेशन होती है, सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा होते हैं और अंदर की तरफ पोटेशियम आयंस होते हैं। और रेस्टिंग स्टेट के बाद पोलराइज स्टेट आती है जिसमें सोडियम आयंस अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, परमिएबल हो जाती है मेम्ब्रेन सोडियम आयंस के लिए। आफ्टर दैट रीपोलराइज स्टेट आती है जब एक साइड से दूसरी साइड की तरफ इम्पल्स मूव करता है, तो उस वक्त ये चेंजेस होते हैं। तो ये 3 फेज आप याद रखेंगे, रेस्टिंग फेज, depolarized phase and repolarized phase. These are the difference between this conduction. और ये क्वेश्चन आता भी है, explain the action potential and the resting potential. तो at rest when stimulus applied, और जब दोबारा से क्या हो जाता है, एक साइड से दूसरे साइड तक इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, तो ये स्टेट होती है रीपोलराइज्ड। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि अभी हमने ये जो डायग्राम देखा हमारा, ये तो हमने बात की कि इम्पल्स इसके थ्रू कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, थ्रू एक एक्सॉन किस तरीके से एक साइड से दूसरी साइड ये मूव करता है। लेकिन जब इम्पल्स आपका यहाँ पर पहुँचता है एक्सॉन टर्मिनल पे, उस वक्त क्या चेंजेस होंगे? तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट साइनेप्स, साइनेप्स पे जब ये पहुंचता है तो क्या होता है? तो अभी हमने बात की थी कि जो साइनेप्स होता है वो क्या होता है, जो जंक्शन पॉइंट होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन, एक गैप प्रेजेंट होता है जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का चेंज होता है। तो इसके लिए आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं, वो बेस्ट है। पर उससे पहले एक बार हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स जंक्शन होती है बिटवीन टू नर्व सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ ए minute gap across which impulse passes by diffusion of neurotransmitter. सिंपल है, साइनेप्स क्या होता है? जंक्शन पॉइंट दो नर्व सेल्स के बीच में, जिनके बीच में एक छोटा सा बिल्कुल गैप होता है जिसके ज़रिए इम्पल्स पास होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ आएगी और साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर जो है डिफ्यूज़ हो जाएगा। अब जो साइनेप्स होते हैं वो होते हैं दो तरह के, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक सेकंड होता है केमिकल साइनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, पहली बात ये बहुत रेयर होता है और ये सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, बहुत ही रेयर, और सभी ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होता है। सेकेंडली ये बहुत ही फास्ट होता है, केमिकल साइनेप्स के कंपेयर करें तो ये बहुत ही तेज़ी से होता है,
केमिकल साइनेप्स के कंपेयर में उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्ट फ्लो करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो ये इसमें ये आप याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल, यही दोनों साइनेप्स अभी आपकी बुक में बताए गए हैं। तो अब हम जो ये गैप होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये आपकी साइनेप्टिक नोब है, ये वाली साइनेप्टिक नोब, और इसके बीच का जो गैप होता है और किस तरीके से ये अगले न्यूरॉन से जुड़ा होता है। तो जो ये साइनेप्टिक नोब वाली मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है वो होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो गैप आप देख रहे हो, स्पेस, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस न्यूरॉन से जो दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो होगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इन तीनों को जोड़कर बनता है आपका साइनेप्स। अब जैसे ये डायग्राम है आपका, ये लाल जो आपका पहला न्यूरॉन है ये सेकंड न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है ये है आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो इस वाले की है वो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो होता क्या है, जैसे ही अभी तक हमने एक्सोन में इम्पल्स कंडक्शन की बात की थी, जैसे ही इम्पल्स आपका साइनेप्टिक नोब्स में आता है या फिर जो एक्सोन्स के एंड है उनमें आता है, तो उस वक्त क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ये इनहिबिटरी हो, इम्पल्स को रोकने के लिए हो, या फिर एक्साइटेड वाले हो कि एक्साइटेड स्टेट में आगे कंडक्शन करें। एसिटाइल कोलिन इसमें आप लिख सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर में एक एग्जांपल एसिटाइल कोलिन भी आता है। तो होता क्या है, जैसे ही इम्पल्स आएगा उस वक्त ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसकी तरफ मूव करेंगी, और साइनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी। फ्यूज़ होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएंगे, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर इन्हें रिसीव करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये एक्टिवेट करते हैं इनको, आयंस की एंट्री को अलाउ करने के लिए ये इसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही केमिकल स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे तो इनकी बाइंडिंग की वजह से आयन चैनल्स ओपन होंगे, और जो आयन चैनल्स हैं वो अलाउड करेंगे एंट्री अपने पर्टिकुलर आयंस के लिए, जिससे क्या होगा, एक न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा, अ न्यू पोटेंशियल जनरेट। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, इनकी वजह से क्या होगा, आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जो अपने पर्टिकुलर आयंस, हर एक आयन के लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं, उनकी एंट्री को अलाउ करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इम्पल्स ट्रांसफ़र हुआ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ज़रिए।